जी जी सर। सर, आ रहे नजर। हॉर्टिकल्चर, एनवायरमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसका ना 1.78 इम्पैक्ट फैक्टर है। ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है अभी डब्ल्यू कैटेगरी जी में। सर। दैट्स अ ग्रेट, बहुत अच्छा जर्नल है। ठीक है, आप इसको सही कैटेगरीज का क्या हिसाब होता है? ये असल में एचईसी ने ना कुछ कैटेगरीज बनाई हुई है। जो सबसे लोअर कैटेगरी होती है वो जेड होती है, वाई एक्स डब्ल्यू। डब्ल्यू अच्छा वाली सबसे अच्छी कैटेगरी होती है। अच्छा। मेरी बात, अच्छा एग्रीकल्चर में ये डब्ल्यू कैटेगरी है और बायोकेमिस्ट्री में ये एक्स कैटेगरी है, क्योंकि हमारा काम है एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजिकल साइंसेज में। हम्म। तो अच्छा, नॉर्मली इसीलिए जो अच्छा काफी है। ये अच्छा है, तो ये जर्नल अच्छा है। आप इसको आप सर्च आउट करोगे ना इंटरनेट से, मैं ये इसको सर्च करें। ये स्प्रिंगर का, वैसे भी स्प्रिंगर का जर्नल है। अच्छा, बहुत अच्छा जर्नल है ये। स्प्रिंगर भी ठीक है, काफी अच्छा है। हाँ, तो इसमें मैं ये आपको कॉपी करके लिंक भेज रहा हूँ। ठीक है, इसमें सबमिट करवा, इसमें ऑलरेडी मेरा ना अकाउंट बना हुआ है और मुझे लगता है कि ये ना आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे। को थोड़ी बहुत ना चेंजेस के लिए भेजेंगे ये आपको, लेकिन ये एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है सर, फिर यहाँ पे सबमिट करते हैं। अच्छा, ये डॉफ वाला भी इधर कर देना। ठीक है सर। लेकिन इसकी ना वो रिक्वायरमेंट आप देख लेना सारी, सबमिशन हाँ गाइडलाइंस सर, ये देख। पहले वो मैं देख लूंगा, उसकी हाँ, गाइडलाइन जो भी हैं। अगर सर पहले इसमें उसकी हम गाइडलाइंस देख लेंगे, उसके बाद फिर उस पे काम क्योंकि करेंगे ये पूरी। इसमें जो है हमने सारा उसके टेम्पलेट के हिसाब से अरेंज कर दिया, लेकिन जी सर, गाइडलाइंस एंड पे देखी हैं तो वो पता चला कि उसके लिए था ही नहीं। टेम्पलेट सब तकरीबन कंप्लीट हो चुका है हमारा, और बाकी सिर्फ उसमें रहेगा तो 2-3 चीजें चले, ये इसको, रिजल्ट नहीं होगा। ये जर्नल अच्छा है और बड़ा प्रेस्टिजियस जर्नल है, तो अगर इसमें हमारा एक्सेप्ट हो जाता है ना तो ये बड़ी बात है। लेकिन इनकी ना ये गाइडलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये गाइडलाइन बड़ी, इसको ना हमें पूरी फॉलो करना है। जी सर। ठीक है सर। और कुछ है? वैसे भी ये जो हमारा काम है ना, वो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड भी है और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी है, दोनों से रिलेटेड ही है। जी सर। सर ये जो सबमिशन गाइडलाइंस वगैरह हैं, ये रजिस्ट्रेशन के बाद ही शो होती हैं या वैसे भी हो सकती हैं? वैसे भी मतलब हो ये जाता है, जर्नल पे अपना अकाउंट बना के या उससे पहले? तो उससे पहले भी हो जाती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन कुछ होती है जो जिसके अंदर वो जो दूसरा रजिस्ट्रेशन के था बाद। उसमें, वो जो न्यूजीलैंड वाला था उसमें अकाउंट नहीं बन रहा था सही से। हाँ, इसमें मुझे लगता है कि आपका शायद ऑलरेडी हो चैनल ना इसमें, लेकिन इसको देख लेना। ठीक है सर। बाकी और कोई बात? बाकी सर वो जो एनपीआर का कंबाइंड फाइलोजेनेटिक ट्री है वो अभी हम सेंड करते हैं आपको करके। वो बताएं, भेजिए मुझे। सोवियर मगान के पास है। सर वो ना सारा कुछ उसके लैपटॉप में उसने है, तो उसके पास सारा 2-3 मिनट में। जूम मीटिंग पे कनेक्ट होके हम डिस्कस कर रहे थे। वेरी गुड, अच्छी बात है। सर हूं नहीं ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਸਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਨਸਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ नहीं ਗੋਲੀ सर, ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं सर हूं नहीं ना हंसदे। ਹੂੰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ना पावर तो ज्यादा काम करना है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर मैंने एक जगह पे देखा था, ये थीसिस था शायद कुछ इस तरह का, उसमें किनोम का लफ्ज था, वो क्या होता है? इसका किनोम का KINOME।
किनोम वाइड एनालिसिस कुछ इस तरह था शायद। तो इसमें किनोम क्या होता है? आप मुझे भेजेंगे KINO ME जिनोम होगा, ये किनोम तो नहीं होगा। जिनोम नहीं सर, किनोम था उसमें। ये KINOME NOME। किनोम वाइड प्रोफाइलिंग प्रेडिक्शन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। हाँ, ये लिखा हुआ है वाइड स्क्रीन एक्सटेंसिव किनोम प्रोफाइलिंग। अच्छा, इट मींस दैट व्हाट इज अ किनोम? किनोम किसे कहते हैं? कवरिंग मोर देन हाफ ऑफ द ह्यूमन किनोम आर अवेलेबल नाउअडेज। किनोम वाइड स्मॉल मॉलिक्यूल सिस्टम किनोम प्रोफाइलिंग डाटा कवरिंग मोर देन। अच्छा, पहले तो ये देख रहे हैं किनोम होता क्या है। In molecular biology, genome of an organism is the complete. अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा, ये लिखा हुआ इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड सेल सिग्नलिंग, genome of an organism is the complete set of protein kinases encoded in its genome। अब काइनेजेस क्या होती है? काइनेजेस वो ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल को फास्फोरिलेट करती है। मेरी बात की समझ आ रही है? मतलब एडीपी को एटीपी में करना, एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करके और वो जो फास्फोरस है उसको किसी भी प्रोटीन के साथ अटैच कर देना, इसे कहते हैं फास्फोरिलेशन। और ये जी जो सर। फास्फोरिलेशन है जो एंजाइम करता है उसे हम कहते हैं काइनेज। अच्छा, और टोटल काइनेज किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इज नोन एज किनोम। सही। अच्छा, ये जो आपके जो है ना, जो भी सिग्नल आते हैं प्लांट के अंदर या बाहर से जो भी स्टिमुलस आती है, और वो स्टिमुलस जब सेल के अंदर एंटर होता है ना, तो प्रोटीन इंटरेक्शन होके सेल तक मैसेज पहुंचता है। ये सारा मैसेज काइनेजेस के थ्रू पहुंचता है। जी सर। भी बाहर से अगर कोई सिग्नल आता है, वो प्लांट के सेल है, उसके बाहर से कोई सिग्नल आया, सेल क्या करता है? सेल के अंदर सेल वॉल के इर्द गिर्द रिसेप्टर्स होते हैं जो कि उस सिग्नल को कैच करते हैं। ठीक है, वो नॉर्मली रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं। वो क्या करते हैं? उसके रेजिस्टेंट जीन्स की जो बाहर इनसाइड वो जो जीन है ना, वो अपर साइड पे भी होते हैं और इनसाइड की तरफ भी होते हैं। वो इतने जो इनसाइड है ना, उनके काइनेजेस होते हैं। अच्छा, इनसाइड जो काइनेज है वो किसी भी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसको जो इनएक्टिव प्रोटीन होती है उसको एक्टिवेट कर देते हैं विद द एडिशन ऑफ फास्फोरस। और वो सिग्नलिंग एग्जैक्टली ये सिग्नलिंग के अंदर इसका रोल है। एग्जैक्टली सिग्नलिंग के अंदर ये जो आपका NPR1 जीन है ना, ये भी सिग्नलिंग के अंदर इनका भी रोल है। मैंने कहा ना, सैलिसिलिक एसिड जब आता है तो NPR1 को एक्टिवेट कर देता है। तो एक्चुअली NPR1 भी मुझे लगता है कि ये फास्फोरिलेट होती है। हो सकता है सर ये जो हमने किया था एनपीआर पे, तो बेसिकली हम उसमें क्या फाइंड क्या हम करना चाह रहे हैं? जैसे आपने भेजा था ना, जो प्लस वन के जो उन्होंने भेजा था कि चेंजिंग आप ये करें, उन्होंने भी उन्होंने ये पूछा हुआ कि आपने ये किया क्यों एनालिसिस, आप ये पेपर क्यों लिख रहे हैं, ओलिव को क्यों सेलेक्ट किया है? ओलिव को क्यों सिलेक्ट किया? सर ऐसे ही मेरा क्वेश्चन है कि हम एनपीआर सीट्रस पे जो हम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, हम उसमें डिस्कवर उसमें हम क्या फाइंड क्या करना चाह रहे हैं? अच्छा, ये देखिए ना, ये देखिए, मैं आपको एक पेपर बताता हूँ, NPR इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स।
अच्छा, ये पूरा एक रिव्यू आर्टिकल दिया हुआ है, NPR एज ए ट्रांसजेनिक क्रॉप प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। ये पढ़ा आपने पेपर? नो सर। अच्छा, अब ये जो क्रॉप है, लिंक भेज दें। अच्छा ये जो क्रॉप है ना, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम प्लांट्स के अंदर, दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा लोगों ने इसको ना एज ए ओवर एक्सप्रेस करवाया है। अच्छा, अब किसी भी चीज को ओवर एक्सप्रेस कैसे करवाते हैं? ठीक है, ओवर एक्सप्रेस ऐसे करवाते हैं कि उसका जो प्रमोटर होता है ना, उसका जो ओपन रीडिंग NPR 1 का जो ओपन रीडिंग फ्रेम है ना, उसके साथ कोई प्रमोटर ऐसा अटैच करवा देते हैं जो ऑल द टाइम एक्सप्रेस होता रहता है। नहीं लगी समझ? जी सर। यस सर। प्रमोटर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर, एक होते हैं इंड्यूसिबल प्रमोटर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर वो होते हैं जो हर सेल के अंदर हर टाइम एक्सप्रेस होता है। अच्छा, दूसरे होते हैं इंड्यूसिबल। इंड्यूसिबल वो होते हैं जो स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से एक्टिवेट होते हैं या एक स्पेसिफिक स्टिमुलस से एक्टिवेट होते हैं। अच्छा, ये NPR 1 का जीन जो है ना, अगर हम उसके साथ एक ऐसा इसका ओपन रीडिंग फ्रेम लें और उसके साथ प्रमोटर को ऐसा अटैच कर दें जो कि कॉन्स्टिट्यूटिव, हाँ कॉन्स्टिट्यूटिव, लोगों ने जब ऐसे करके सिट्रस के अंदर इसको एक कॉटन के अंदर इसको ट्रांसफॉर्म किया तो क्या हुआ कि ऑल द टाइम NPR 1 वहां बन रही है। ठीक है, अच्छा, और जब भी पैथोजन आता है ना, पैथोजन, तो फौरन NPR 1 जो है, अच्छा लेकिन ये इसका एक नुकसान ये है कि NPR 1 जब बनती है ना, ये डाइमर बन जाता है। डाइमर का मतलब क्या है? दो मॉलिक्यूल इसके आपस में NPR के दो मॉलिक्यूल आपस में बाइंड कर जाते हैं। अच्छा, जब वो आपस में बाइंड करते हैं ना NPR 1 के दो मॉलिक्यूल, तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं। जी सर। अच्छा, अब सैलिसाइक्लिक एसिड क्या करता है कि उन दो NPR 1 के मॉलिक्यूल को ना सेपरेट कर देता है, एक्टिवेट कर देते हैं और उसकी वजह से वो एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन इसका फायदा ये है कि NPR 1 ऑलरेडी जब पैथोजन आता है ना प्लांट के ऊपर अटैक करता है, ये NPR 1 अगर कॉन्स्टिट्यूटिवली पहले ही प्रेजेंट हो तो इसको एक्टिवेट होने में कुछ टाइम नहीं लगता। अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है ये। ठीक है, सेल के इर्द गिर्द, बाकी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होती है। यूं ही पैथोजन आता है, सैलिसाइक्लिक एसिड इसको एक्टिवेट करता है, सैलिसाइक्लिक एसिड एक्टिवेट होती है, ये फौरन इनसाइड द सेल चली जाती है, इनसाइड द न्यूक्लियस। मैं आपको ना ये मैं आपको एक प्रेजेंटेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब सब पैथोजन जो होता है वो करता है सैलिसाइक्लिक एसिड को, और सैलिसाइक्लिक एसिड आगे इसे न्यूक्लियस में भेज देता है। एग्जैक्टली डाइमर बना होता है। ठीक है, जब ये डाइमर, अच्छा ये देखिए, मैं ना ये मैंने ग्लासगो यूनिवर्सिटी में काम किया था, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में, NPR 1 के बारे में। ये देखिए, अच्छा मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, ये देखिए। अच्छा, अब ये देखो, अच्छा ये जो है ये सैलिसाइक्लिक एसिड है। ठीक है, अच्छा जब भी एक मिनट यहाँ नहीं, अच्छा ये देखिए NPR 1 ये डाइमर फॉर्म में होती है जी। ठीक है, यूं ही पैथोजन का अटैक होता है, सैलिसाइक्लिक एसिड का लेवल हाई होता है, तो सैलिसाइक्लिक एसिड क्या करती है कि इसको एक्टिवेट कर देती है। जी सर। ये है न्यूक्लियस, ये है साइटोप्लाज्म। फौरन ये क्या करती है कि ये चली जाती है न्यूक्लियस, भेज दिया। न्यूक्लियस में जाके ये बी से एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। अच्छा अच्छा NPR 1 के अंदर ना, जो आपको पता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है ना, उसके अंदर दो चीजें होती है, एक
तो ये प्रमोटर के साथ बाइंड करता है। जी सर। यस दूसरा जो दूसरी उसकी डोमेन होती है ना, एक डोमेन होती है जो प्रमोटर के साथ या डबल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग डोमेन होती है उसके अंदर, और दूसरा उसके अंदर ये होता है कि वो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन भी डोमेन होती है उसके अंदर। दो डोमेन होती है इनके अंदर। नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के अंदर दो चीजें लाजमी होती है जो कि आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हो जाती है। अच्छा, लेकिन NPR1 जो है इसके अंदर ना डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं होती। जी अब ये देखिए, अच्छा जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है वो बीजेप के अंदर होती है। अच्छा, बीजेप और NPR1 ये दोनों मिलके इस जीन्स को एक्टिवेट करती है जिसको PR जीन्स कहते हैं। अच्छा, अब PR जीन्स क्या है? इसे पैथोजेनेसिस रिलेटेड जीन्स कहते हैं। अब ये क्या करती है? PR जीन्स क्या करती है कि ये नॉर्मली जो PR1 जीन है ना, ये एंटीवायरल होती है या एंटीबैक्टीरियल होती है। भी NPR1 एंटीबैक्टीरियल या एंटीवायरल नहीं है। ये इस जीन्स को एक्टिवेट करती है, वो एंटीवायरल या एंटीबैक्टीरियल या एंटीफंगल होती है। सही। सही अच्छा, लेकिन अगर NPR1 एक्टिवेट ना हो तो ये जीन्स एक्टिवेट ना हो। जी सही है, सही है। मेरी बात की समझ आ गई? अच्छा, अब आप अच्छा अब आप NPR1 के ट्रांसजेनिक प्लांट देखें। ये देखिए, NPR1 has a central role in long-lasting broad-spectrum defense response known as systemic acquired resistance. ठीक है? When overexpressed in transgenic content in Arabidopsis thaliana, this gene enhance resistance to the number of biotic and abiotic stresses. जब भी इसको ओवर एक्सप्रेस करवाया गया किसी भी प्लांट के अंदर, ठीक है, तो जो उस प्लांट के अंदर क्या करती है कि अगेंस्ट डिफरेंट पैथोजन उस प्लांट के अंदर रेजिस्टेंट आ जाती है। अच्छा, हम क्यों कर रहे हैं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम क्यों कर रहे हैं? हम किसी भी NPR1 जीन को ले उसको सिट्रस के अंदर ओवर एक्सप्रेस करवा लें। अच्छा, हम ये चाह रहे हैं कि हम NPR1 को दूसरे पौधों से सिट्रस के अंदर एक्सप्रेस करवाने की बजाय जो सिट्रस के अंदर ही NPR1 जीन है ना, उनको स्टडी किया जाए। सही। और कोई ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशन क्रिएट की जाए कि NPR1 सिट्रस के अंदर ट्रांसजेनिक बनाने की बजाय ना NPR1 खुद ही एक्टिवेट हो जाए। नहीं लगी समझ? खुद ही सर कैसे खुद ही एक्टिवेट हो जाए? अच्छा, हाँ, हमने वो तमाम एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो इसके सिक्स रेगुलेटरी की एनालिसिस करके हमने कोई कंडीशंस देने की कोशिश करनी है जिससे ये हो कि NPR1 जो लोकल है ना सिट्रस की, वो खुद ब खुद ही उसका ओवर एक्सप्रेशन हो जाए। मतलब सर हमें एक कंडीशन को ढूंढना चाह रहे हैं कि जिसकी वजह से उसकी एक्सप्रेशन हो जाए। एग्जैक्टली। और दूसरी बात यह है कि NPR1 जीन की डायवर्सिटी चेक करना चाह रहे हैं सिट्रस के अंदर, और दूसरा इसके सिक्स रेगुलेटरी एनालिसिस, डोमेन एनालिसिस और ये सारी चीजें करने के बाद हमें ये अंदाजा होगा वो कौन से जीन्स हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसको हम अप्लाई करें प्लांट्स के ऊपर तो NPR1 में भी ओवर एक्सप्रेस हो जाए। अच्छा, जब हमें वो कंडीशन पता चल जाएगी कि ये ओवर एक्सप्रेस हो जाएगा, तो हमें पता है कि जो बैक्टीरियल कैंकर जो सिट्रस के अंदर डिजीज आती है वो नॉर्मली आती है मानसून के सीजन में। मानसून, वाटर और ये सारा का सारा इस इलाके में। अच्छा, हम फार्मर्स को रिकमेंड कर दें कि हमें वो एनवायरमेंटल कंडीशंस का पता चल गया है कि कौन सा वो ऐसा स्पेसिफिक स्टिमुलस है जो देने से NPR1 का जीन का एक्सप्रेशन हाई हो जाता है। वो हम
फंस गया जुलाई में मूनसून स्टार्ट होता है, हम इसको जून के अंदर वो स्प्रे कर दें प्लांट के ऊपर, ताकि प्लांट के अंदर ऑलरेडी शुरू में ही वो NPR1 का पहले ही समझो उसकी वैक्सीनेशन हो जाए प्लांट की। सही इट इज जस्ट लाइक अ वैक्सीनेशन, कि प्लांट की पहले ही NPR1 एक्टिवेट हो जाए, ताकि जब पैथोजन आए तो प्लांट के अंदर खुद ही ऐसी कैपेसिटी हो कि वो फौरन पैथोजन को किल कर दे, कि इससे पहले कि पैथोजन पौधे को किल करे, हम पौधे के अंदर ही एवोल्यूशनरी ऐसा वो उसके अंदर चीजें ऐड कर दे। अच्छा, ये तीसरी बात, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वर्ल्ड वाइड ना एक डिबेट चल रही है कि अगर किसी और ऑर्गेनिज्म से किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई जीन एक्सप्रेस करवाया जाए ना, उसे GMOs कहते हैं। जी। अच्छा, नॉर्मली पूरा यूरोप उसको पसंद नहीं करता। फर्स्ट क्या, हमारे अगर सिट्रस के अंदर GMOs हो ना, तो जो गोरे हैं ना वो उसको, स्पेशली यूरोपीय यूनियन के लोग, वो उसको पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर हम GMO क्रॉप खाएंगे तो हम जिन बन जाएंगे, हम भूत बन जाएंगे। सही। मेरी बात की समझ आ गई? हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर कोई जीन ट्रांसफर ना करें, हम उसके नेचुरल जो सिस्टम है उसी को यूज करें, उसका जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड करें, फिर देखेंगे किस जीन को एक्टिवेट किया जाए तो प्लांट के अंदर ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। सही। ये कहानी समझ आई अब आपको NPR1 पे काम? जी सर। जी सर। अच्छा, इसके लिए हमें सर एक क्वेश्चन और था। जी जी सर, वो आपने एक दफा बताया था कि किसी भी जीन का इफेक्ट खत्म करना हो तो उसको ओवर एक्सप्रेस करवाते हैं कि उसके अगेंस्ट माइक्रो आरएनए बनते हैं, तो इस तरह इसके अगेंस्ट नहीं बनेंगे? हाँ, ये भी हमें चेक करना है कि क्या कहीं कोई ऐसा केमिकल हम स्प्रे कर दें जिससे ओवर एक्सप्रेशन आ जाए, उसके बाद वो NPR1 के अगेंस्ट माइक्रो आरएनए प्रोड्यूस हो जाए। ये भी हम स्टडी कर रहे हैं। ये स्टडी हमने कोई ऐसी कंडीशन वाकई देनी है जो भी। अब ये जो वायरस है ना P6, में आपको इसकी कहानी सुनाता हूँ। अच्छा, मैं आपको ये जो प्लांट है ना कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, इसकी ना एक P6 प्रोटीन है जो कि मैनिपुलेट करती है डिफरेंट डिफेंस पाथवेज इन अरेबिडोप्सिस। ये मेरा टॉपिक था जब मैं ग्लासगो यूनिवर्सिटी में था, तो वहां पर मैंने 6 महीने इसके ऊपर काम किया था। ठीक है। अच्छा, मेरे मुताबिक, अच्छा, मैंने जो कहा था कि अगर हम कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस को पौधे के ऊपर अटैक करवाए ना अरेबिडोप्सिस के अंदर, तो 3 हफ्ते के बाद उसके ऊपर डिजीज आ जाती है। मेरी बात की समझ आ रही है? जी सर। ये एक कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है। इसको जब अरेबिडोप्सिस के पौधे के ऊपर अटैक करवाएं तो 3 वीक्स के बाद इसके अंदर वायरल लाइक सिम्टम्स आ जाती है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि यार ये क्या हो रहा है, ये डिजीज क्यों आती है? तो जब हमने स्टडी किया तो पता चला कि कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस का जो DNA है ना, भी हमने कहा कि 3 वीक्स 21 दिन के बाद, ठीक है, उससे पहले सिम्टम्स नहीं आती। जब हमने पता लगाया तो पता चला कि ये देखिए, जो वायरल DNA है ना कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस का, वो 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद ज्यादा होता है, इसलिए 21 दिन के बाद सिम्टम्स अपीयर होती है। पहले 10 दिन वायरस का टाइटर होता है वायरस, लेकिन उसकी ना इतना ज्यादा नहीं होता कि वो डिजीज काज कर सके। इंक्यूबेशन पीरियड जिसे कहते हैं सर। एग्जैक्टली, इंक्यूबेशन पीरियड उसका 21 दिन है। ठीक है। अच्छा, फिर आपने देखा कि ये जो PR1 का तो पता चल गया, जो NPR1 से जीन एक्टिवेट होता है। जी सर। जी सर। अच्छा, फिर हमने ये चेक किया कि जो PR1 जीन है जो कि इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस जीन है, जो प्लांट के अंदर एक्टिवेट होता है इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन, इनको कौन एक्टिवेट करता है? NPR1। ठीक है। जब देखा गया तो कंट्रोल प्लांट जिसको अभी कोई इन्फेक्शन नहीं हुई थी,
जिसको हमने कोई वायरस इन्फेक्शन नहीं करवाई, उसके अंदर PR1 का ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, उसका जीन एक्सप्रेशन नहीं हुआ हुआ। लेकिन जो इन्फेक्टेड प्लांट है जिसके ऊपर वायरस का अटैक करवाया है, उसके अंदर PR1 का एक्सप्रेशन बहुत हाई है। जी सर। अब इससे क्या अंदाजा हुआ कि जो सेलीसाइक्लिक एसिड रिस्पॉन्सिव मार्कर जीन्स है जिसमें PR1 भी कहते हैं, इंक्रीजेस इन अबंडेंस 8 दिन के बाद, ये देखो ना 8 दिन के बाद इसका ना जो जीन का एक्सप्रेशन है ना बहुत ज्यादा हाई हो गया। अब इससे हम क्या, अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद आपका क्या कंक्लूजन आता है वो अभी मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा, इट मींस दैट प्लांट के अंदर PR1 जीन एक्टिवेट होता है।